अब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। तो नॉर्मली जब ब्लड फ्लो होता है तो क्या उसमें प्लेटलेट होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं, बाद में कहाँ से आएंगे? ठीक, तो नॉर्मल ब्लड में प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स घूम रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब ब्लड में नॉर्मली प्लेटलेट होते हैं तो ये नॉर्मली आपस में क्यों नहीं जुड़ते, आपस में एग्रीगेट क्यों नहीं करते? जब इंजरी होती है सिर्फ तभी एग्रीगेट करते हैं, ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि प्लेटलेट्स को पता है कि हमारा काम एग्रीगेट करना है, जुड़ना है, तो आपस में जुड़ने के लिए इनको फेविकोल चाहिए। तो इसलिए हर एक प्लेटलेट अपना फेविकोल का डिब्बा साथ लेके चलता है, हर एक प्लेटलेट अपना फेविकोल का डिब्बा साथ लेके चलता है। इस फेविकोल के डिब्बे को बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन 2B/3A। प्लेटलेट्स के पास एक रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B/3A, हमारी लैंग्वेज में इसको फेविकोल का डिब्बा कह रहे हैं। और ये प्लेटलेट को इतना भी पता है कि हमें बिना मतलब के नहीं जुड़ना, जब जरूरत पड़ेगी तभी जुड़ना, इसलिए वो इस फेविकोल के डिब्बे का ढक्कन बंद रखते हैं। ढक्कन बंद रखने का क्या मतलब है कि ये रिसेप्टर जो है वो एक्सपोज्ड नहीं होता, ये प्लेटलेट के अंदर अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो जब ये एक्सपोज्ड नहीं है तो प्लेटलेट स्टिकी नहीं है, तो वो मजे से घूमता रहे। अब जब इंजरी होती है तो कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और थोड़ा बहुत थ्रोम्बिन। तो जब इंजरी होती है तो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, और इन सब्सटेंसेस का काम है फेविकोल के डिब्बे के ढक्कन को खोल देना। मतलब जो ढक्कन बंद था उसको खोल देना, मतलब ये जो रिसेप्टर इंटरनलाइज्ड था, अंदर था ये जो रिसेप्टर, इसको एक्सपोज कर देना। ये रिसेप्टर अभी तक अंदर था, तो जब ढक्कन खुला ये रिसेप्टर एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए, और सिंपल लैंग्वेज में प्लेटलेट स्टिकी हो गया। अब ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्या हो। प्लेटलेट फ्लो हो रहे थे, उनके अंदर फेविकोल का डब्बा था जिसका ढक्कन बंद था, मींस एक्सपोज नहीं था ये रिसेप्टर। तो जब थ्रोम्बोक्सिन A2 ADP या थ्रोम्बिन आए, इन्होंने रिसेप्टर को एक्सपोज कर दिया, इसको कहते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन। जब ये रिसेप्टर एक्सपोज होगा तो आपस में प्लेटलेट जुड़ गए, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गए। तो अब अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकना है तो इन चीजों को इनहिबिट कर, तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन पहला, थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन को रोक दो। ऑप्शन दूसरा, ADP के काम को रोक दो। ऑप्शन तीसरा, थ्रोम्बिन के काम को रोक दो। और ऑप्शन चौथा, GP2B3A को काम को रोक दो। तो 4 तरीके की दवाइयां हम एंटी प्लेटलेट यूज कर सकते हैं। एक एक करके अब हम इन दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, थ्रोम्बोक्सिन A2। हमने बताया था कि मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होके एराकिडोनिक एसिड बनती है, एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज A2। अब एराकिडोनिक एसिड से अगर कॉक्स काम करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनती, और अगर लॉक्स काम करता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनती। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टार्टिंग में जो बनती है वो G2 बनती, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनता। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अलग अलग फेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोक्सिन A2, क्योंकि प्लेटलेट में एंजाइम होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज। वही एंडोथेलियम में दूसरा एंजाइम होता है जिसको कहते हैं PGI2 सिंथेज या प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज, तो एंडोथेलियम में PGI2 बन जाता है। तो अगर हम साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करें, जैसे एस्प्रिन दिया, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट हो गए, तो उससे थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2 दोनों बनना कम हो जाए। रिमेंबर, हमने ऑटोकोड्स में पढ़ा था, ए का मतलब एग्रीगेशन, आई का मतलब इनहिबिशन ऑफ एग्रीगेशन। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन करता है और PGI2 एग्रीगेशन को रोकता है। तो जब हमने कॉक्स को इनहिबिट किया एस्प्रिन देके, तो कॉक्स प्लेटलेट में भी इनहिबिट हो गया और एंडोथेलियम में भी इनहिबिट हो गया। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2 ये नॉर्मल लेवल था, जब हमने एस्प्रिन दिया तो प्लेटलेट में थ्रोम्बोक्सिन A2 कम हो गया, एंडोथेलियम में PGI2 कम हो गया, दोनों कम हो गए। तो अगर एग्रीगेटरी भी कम हो गया, एंटी एग्रीगेटरी भी कम हो गया, तो नेट इफेक्ट तो आना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा? अब डिफरेंस ये है कि एस्प्रिन जो था वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है कॉक्स का, परमानेंटली कॉक्स को इनहिबिट कर देता है। तो दैट मीन्स एक बार जो कॉक्स इनहिबिट हो गया वो दोबारा काम नहीं कर सकता, बट अगर नया कॉक्स बन गया वो तो काम कर सकता है।
अब डिफरेंस आता है प्लेटलेट और एंडोथेलियम एज अ सेल में। क्या डिफरेंस होता है? प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोथेलियम में न्यूक्लियस होता है। तो जब हमने एस्पिरिन दिया, दोनों का कॉक्स इनहिबिट हो गया। प्लेटलेट में तो न्यूक्लियस है ही नहीं, वो नया कॉक्स बना ही नहीं सकता, तो मतलब उसका थ्रोम्बोक्सिन A2 तो लो ही रहे। बट एंडोथेलियम में न्यूक्लियस है, तो कुछ टाइम के बाद उसने नया कॉक्स बना लिया न्यूक्लियस में। अब जब कॉक्स बन गया फिर से, तो PgI2 फॉर्मेशन फिर स्टार्ट हो। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? एस्पिरिन ने शुरू में तो दोनों कम कर दिए थे, बाद में PgI2 तो नॉर्मल हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या है कि सिर्फ थ्रोम्बोक्सिन A2 कम रह गया। तो जब सिर्फ थ्रोम्बोक्सिन A2 कम रह गया तो एग्रीगेशन रुक गई, एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट। तो एस्पिरिन जो है वो एंटी एग्रीगेटरी की तरह यूज कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है कि एस्पिरिन की लो डोज यूज होती है एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट के लिए। लो डोज का मतलब है 40 से लेके 325 mg तक। लो डोज एस्पिरिन इज यूज्ड इन MI एंड स्ट्रोक फॉर एंटी प्लेटलेट एक्शन। 40 से लेके 325 मिलीग्राम के बीच में डोज यूज करते हैं। तो ये हो गया एस्पिरिन। अब आते हैं ADP पे। प्लेटलेट्स के ऊपर ADP के रिसेप्टर्स होते हैं। ADP के जो रिसेप्टर्स होते हैं प्लेटलेट के ऊपर, उनका नाम है P2Y12। ये ADP के रिसेप्टर्स हैं प्लेटलेट के ऊपर। तो अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो ADP काम नहीं कर पाए, और अगर ADP काम नहीं करेगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा। तो इसको ब्लॉक करने वाली दवाइयां जो आज तक हम यूज करते आ रहे थे, वो सारी इरिवर्सिबल ब्लॉक करती है। जैसे एस्पिरिन इरिवर्सिबल है, ऐसे ही इसको भी ब्लॉक करने वाली सारी दवाइयां इरिवर्सिबल थी अभी तक। सबसे पहले कौन कौन सी दवाइयां थी हमारे पास? जो दवाइयां हैं हमारे पास वो हैं टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रेल, और एक नई दवाई इसमें बनाई है हमने, प्रासुग्रेल। टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल। इनमें से टिक्लोपिडिन आजकल हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये T फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है, साइड इफेक्ट करती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। टिक्लोपिडिन आजकल हम प्रेफर नहीं करते, बट क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल वगैरह हम यूज करते हैं। इनमें इन पर्टिकुलर क्लोपिडोग्रेल के बारे में खास बात क्या है कि क्लोपिडोग्रेल प्रो ड्रग है। ये खुद काम नहीं करती, इसको मेटाबोलाइज होके एक्टिव कंपाउंड बनाना पड़ता है, और वो एक्टिव कंपाउंड जो है वो ADP के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है एक एंजाइम से जिसका नाम है CYP2C19। 2C19, तो 2C19 हमने पहले भी पढ़ा था, आप याद कर सकते हो। इसमें C19 है तो Cl जैसा लगता है, क्लोपिडोग्रेल। तो मतलब ये एंजाइम चाहिए इसको एक्टिवेट करने की, और अगर ये एंजाइम ना हो तो क्लोपिडोग्रेल एक्टिव ही नहीं होगी, तो बेकार हो जाए। अब एक दवाइयां हैं जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स CYP2C9 को इनहिबिट कर देते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर हमने क्लोपिडोग्रेल के साथ कोई PPI दिया तो क्लोपिडोग्रेल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो इसका एंटीप्लेटलेट इफेक्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लोपिडोग्रेल के साथ PPIs नहीं देते हैं। अगर PPI देना जरूरी है, नॉर्मली तो हम अवॉइड ही करते हैं। तो 2 PPIs हैं जो सेफ हैं, एक है पेंटोप्राजोल और दूसरा है रेबीप्राजोल। पेंटोप्राजोल और रेबीप्राजोल CYP2C19 को सबसे कम इनहिबिट करते हैं, तो अगर कंपलसरी है देना तो इनको दे सकते हैं ऐसा। तो ये हो गया हमारा क्लोपिडोग्रेल के बाद। अब आ गया प्रासुग्रेल। प्रासुग्रेल में खास बात क्या है कि ये क्लोपिडोग्रेल से काफी ज्यादा फास्ट एक्टिंग है, ऑल्दो ये भी काफी स्लो एक्टिंग, बट क्लोपिडोग्रेल से फास्ट एक्टिंग है। दूसरा, जितने भी एंटी कोगुलेंट हैं, एंटी प्लेटलेट हैं, थ्रोम्बोलिटिक हैं, ज्यादातर दवाइयां जो हम आज पढ़ेंगे वो दवाइयां ब्लीडिंग का चांस बढ़ाती हैं, क्योंकि अगर हमने प्लेटलेट एग्रीगेशन रोक दी और नॉर्मल जगह पे एग्रीगेशन नहीं हो पाई तो ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाए। और जिसमें सबसे खतरनाक ब्लीडिंग जो होती है वो होती है ब्रेन में, सेरेब्रल हेमरेज। तो प्रासुग्रेल में सेरेब्रल हेमरेज का बहुत हाई चांस है, बहुत हाई रिस्क होता है सेरेब्रल हेमरेज का। इस रिस्क के कारण प्रासुग्रेल जो है वो स्ट्रोक में नहीं देते। प्रासुग्रेल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन स्ट्रोक बिकॉज इट हैज हाई रिस्क ऑफ कॉजिंग सेरेब्रल ब्लीडिंग। क्लियर? अब क्या हुआ, पहली दवाई हमने पढ़ी एस्पिरिन,
दूसरी हम पढ़ रहे हैं क्लोपिडोग्रेल वगैरह। ये दोनों के दोनों ग्रुप इरिवर्सिबल है, परमानेंटली इनहिबिट कर देते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज हमें किसी आदमी की सर्जरी करनी और वो एंटीप्लेटलेट ड्रग ले रहे हैं, तो सर्जरी के टाइम हम कुछ काटेंगे, और अगर एंटीप्लेटलेट दवाई चल रही है तो ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा हो, क्योंकि ब्लीडिंग रुकेगी। तो हम चाहते हैं कि एंटीप्लेटलेट ड्रग बंद करके फिर सर्जरी करें। प्रॉब्लम यह है कि इन दवाइयों ने प्लेटलेट को परमानेंटली इनहिबिट कर रखा है। दैट मीन्स जो प्लेटलेट ऑलरेडी है वो तो काम कर ही नहीं सकता, जब नया बनेगा वही काम कर सकता है, और नया बनने में तकरीबन 7 दिन लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है। तो यूजुअली एस्पिरिन वगैरह को हमें 1 हफ्ता पहले बंद कर देते हैं सर्जरी। ठीक, तो फिर हमने इसी लॉजिक से सोचा कि अगर हम रिवर्सिबल ड्रग बना लें तो हम सर्जरी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन बंद करके अगले दिन कर सकते हैं। तो फिर हमने रिवर्सिबल एडीपी एंटागोनिस्ट बनाए, रिवर्सिबल P2Y2 एंटागोनिस्ट बनाए, रिवर्सिबल ड्रग्स। और उन दवाइयों का नाम हमने क्लोपिडोग्रेल से ही सुन के रख दिया कि नाम तो उनका भी ग्रेल होना चाहिए, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, बट इनका नाम खत्म होता है ग्रेल ओर में। ग्रेल का मतलब क्लोपिडोग्रेल, आर का मतलब रिवर्सिबल, तो ये रिवर्सिबल ग्रेल्स होंगे, रिवर्सिबल ग्रेल हैं। तो 2 दवाइयां हैं इसमें, एक है टीकाग्रिलोर और दूसरा है कैनग्रिलोर। तो टीकाग्रिलोर और कैनग्रिलोर जो है वो एडीपी एंटागोनिस्ट हैं, जो कि रिवर्सिबल ग्रुप। क्लियर? तो ये सेकंड ग्रुप हो गया हमारा एंटीप्लेटलेट का, जो एडीपी पे काम करते हैं। देन तीसरा जो थ्रोम्बिन के रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, थ्रोम्बिन जो है वो फैक्टर 2A होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो थ्रोम्बिन का मेन काम तो क्लॉटिंग करना ही है, बट माइनर काम है कि प्लेटलेट्स के ऊपर भी थ्रोम्बिन के रिसेप्टर्स होते हैं, और प्लेटलेट के ऊपर जो थ्रोम्बिन का रिसेप्टर है उसका नाम होता है प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर 1। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं PAR1। प्लेटलेट्स के ऊपर थ्रोम्बिन का जो रिसेप्टर है उसका नाम है PAR1। सो थ्रोम्बिन इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है। तो फिर हमने वही सोचा, जब थ्रोम्बिन एग्रीगेशन करवा रहा है तो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते तो एग्रीगेशन रुक जाए। तो हमने नई दवाइयां बनाई हैं जो कि PAR1 एंटागोनिस्ट हैं, और इन दवाइयों का नाम है एटोपेक्सार और वोरापेक्सार। एटोपेक्सार और वोरापेक्सार ये PAR1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, थ्रोम्बिन के एंटागोनिस्ट हैं, और एंटीप्लेटलेट की तरह यूज कर सकते हैं। और इनके नाम से फिर से आप मैकेनिज्म याद कर सकते हो, इनके नाम में ही लिखा है PAR, प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर। ए का मतलब है फर्स्ट लेटर 1, सो PAR1 हो गया, PAR1। और एक्स का मतलब है क्रॉस, ये क्रॉस कर देते हैं, उसके काम को रोक देते हैं। ठीक, तो पैक्सार्स आर PAR1 एंटागोनिस्ट। तो न्यू ड्रग्स फॉर एंटीप्लेटलेट फंक्शन। क्लियर? तो ये होगा तीसरा मैकेनिज्म जो थ्रोम्बिन को रोक रहे हैं। अब आते हैं लास्ट वन, जो कि 2B3A को इनहिबिट करते हैं। जो दवाइयां 2B3A रिसेप्टर को इनहिबिट करती हैं उनका नाम है एबसिक्सिमैब, टायरोफिबैन एंड एप्टीफिबेटाइड। एबसिक्सिमैब, टायरोफिबैन और एप्टीफिबेटाइड। अगर आप इनका नाम देखोगे तो 2B3A के नाम में B और A आता है, इन दोनों दवाइयों, तीनों दवाइयों के नाम में भी B और A एक साथ आता है। तो अगर B और A एक साथ है तो वो 2B3A को इनहिबिट करते हैं, एब्सिक्सिमैब, टायरोफिबैन और एप्टीफिबेटाइड वगैरह। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एस्पिरिन दिया तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन, बट बाकी दोनों तो एग्रीगेशन कर सकते। ऐसे ही अगर हमने क्लोपिडोग्रेल वगैरह दिया तो एडीपी काम नहीं करेगा, बट थ्रोम्बोक्सिन A2 और थ्रोम्बिन तो कर सकते। सिमिलरली अगर हमने थ्रोम्बिन एंटागोनिस्ट दिए तो बाकी 2 काम कर सकते। बट अगर हमने इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया 2B3A को, तो कोई भी चीज काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमने फाइनल चीज ही रोक दी जिसपे काम होने। हमारी लैंग्वेज में हमने फेविकोल का डिब्बा उठा के बाहर फेंक दिया, जब फेविकोल ही नहीं है तो जुड़ ही नहीं सकते। सो दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग होते हैं 2B3A एंटागोनिस्ट। क्लियर? और ये जो सारी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं ये हम मेनली यूज करते हैं आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में प्रेफर करते हैं। तो MI में, स्ट्रोक वगैरह में हम इनको प्रेफर करते हैं।